नमस्कार दोस्तों, ईडब्ल्यू की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। तो आज हम उसी क्रम में चलते हुए पद्य साहित्य में जो है हमने आदिकाल शुक्ल जी के कथन पढ़ाए थे और उसमें कुछ पंक्तियाँ थी उनको भी पढ़ाया था और जो शुद्ध साहित्य के जो थे कवि लोग उनको बताया था। अब इसके बाद हम आज आ गए हैं अपभ्रंश साहित्य पर। अब अपभ्रंश साहित्य को हम अच्छे से पढ़ेंगे, उसके बाद हम फिर क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए देखते हैं। अपभ्रंश साहित्य। अपभ्रंश साहित्य डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अपभ्रंश भाषा के प्रथम कवि स्वयंभू को, देखिए पहला क्वेश्चन ही बन गया कि अपभ्रंश साहित्य का पहला कवि स्वयंभू को किसने माना है? तो किसने माना है? राम। अब हम इसे याद कैसे करेंगे? तो राम स्वयं या स्वयं राम, आप इस तरह याद कर लीजिए। तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अपभ्रंश भाषा के प्रथम कवि स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। तो हम कैसे याद करेंगे? राम स्वयं। ठीक। स्वयंभू कितनी शताब्दी के हैं? तो 8वीं शताब्दी, 783 के आसपास के विद्वान हैं। स्वयंभू, मान लीजिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्वयंभू जो है किस शताब्दी के हैं? तो 8वीं शताब्दी। 8वीं शताब्दी कैसे? जैसे 783 समय है। अब 7 के बाद अगर संख्या शुरू हो गई तो हम उसको 8वीं में गिनेंगे, ठीक है? हम किस में गिनेंगे? 8वीं में गिनेंगे। तो ये मत समझना कि 783 लिखा तो 8वीं कैसे हो गई? 7 के बाद जैसे संख्या बढ़ी तो हम उसको 8वां पढ़ने लगेंगे। तो स्वयंभू किस शताब्दी के हैं? 8वीं शताब्दी का इनका समय है। ईस्वी कितनी है? 783 ईस्वी, यानी स्वयंभू 8वीं शताब्दी या 783 ईस्वी के आसपास विद्यमान रहे हैं। स्वयंभू जी को जैन परंपरा का प्रथम कवि भी माना जाता है। अगर मान लीजिए पूछा जाए कि स्वयंभू को किस परंपरा के थे, तो किस परंपरा के थे? जैन। किस परंपरा के थे? जैन। स्वयंभू जैन परंपरा के प्रथम कवि हैं। अब देखिए स्वयंभू के 3 ग्रंथ बताए जाते हैं, पौमचर्यु, ऋट्ठेणचर्यु और स्वयंभू छंदस। इम्पॉर्टेंट है। तो स्वयंभू के कितने जो है ग्रंथ बताए गए हैं? तो स्वयंभू में तो एक स्वयंभू लिखा ही है, छंद, ये हो गया। और पौमचर्यु और ऋट्ठणेमिचर्यु, पौमचर्यु और ऋट्ठणेमिचर्यु। तो स्वयंभू के 3 ग्रंथ कौन से बताए गए हैं? पौमचर्यु और ऋट्ठणेमिचर्यु। स्वयंभू को अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि तथा व्यास भी कहा जाता है। स्वयंभू को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन पूछा जाता है कि अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि या व्यास किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? स्वयंभू को। किसे कहा जाता है? स्वयंभू को। तो फिर से देखिए कि अपभ्रंश का प्रथम कवि किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है? राम कुमार को। तो हम इसको कैसे याद करेंगे? राम स्वयं। राम कुमार किसे मानते हैं? स्वयंभू को। अपभ्रंश का प्रथम, हिंदी का प्रथम कवि यानी किसे मानते हैं? स्वयंभू को। तो राम स्वयं। और स्वयंभू किस समय के हैं? तो 8वीं शताब्दी, 783 के आसपास विद्वान थे। स्वयंभू को ही जैन परंपरा का प्रथम कवि भी माना जाता है। तो स्वयंभू जैन परंपरा के पहले कवि हैं। स्वयंभू के 3 ग्रंथ हैं, कौन-कौन से? पौमचर्यु, ऋट्ठणेमचर्यु, स्वयंभू छंदस। तो पौमचर्यु, ऋट्ठणेमचर्यु, स्वयंभू छंदस। स्वयंभू को अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि और व्यास कहा जाता है। स्वयंभू ने अपनी भाषा को किसमें देशी भाषा कहा है? स्वयंभू ने अपनी भाषा को क्या कहा है? देशी भाषा। पूछा जाता है कि स्वयंभू ने अपनी भाषा को क्या कहा है? तो क्या कहा है? देशी भाषा। स्वयंभू ने चर्यु को उनके पुत्र त्रिभुवन ने पूर किया था। स्वयंभू ने जो है स्वयंभू का ये पूरा नहीं हुआ था पौमचर्यु, तो इन्हें जो है किसने पूरा किया? त्रिभुवन ने। पौमचर्यु में राम का चरित्र विस्तार है। पौमचर्यु में किसका विस्तार है? राम का। शिव सिंह सेंगर ने अन्य ग्रंथ शिव सिंह सरोज में किसी पुरानी अनुश्रुति के आधार पर 7वीं शताब्दी के पुष्य और पुंड कवि को हिंदी का प्रथम कवि माना है। अब देखिए उतना तो स्वयंभू का हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हम आ गए शिव सिंह सेंगर पर। तो शिव सिंह सेंगर ने अपने ग्रंथ शिव सिंह सरोज में किसी अनुश्रुति के आधार पर कहा कि 7वीं शताब्दी के पुष्य और पुंड कवि को हिंदी का प्रथम कवि माना। अब कुल मिला के ये समझ लेना है कि शिव सिंह सेंगर ने किसे अपना कवि माना है? 7वीं शताब्दी के पुष्य या पुंड को। किसे माना है?
पुष्य या पुण्ड को। और किसमें माना है? शिव सिंह सरोज, उनका जो है ग्रंथ क्या है? उनका इतिहास जो है क्या है ग्रंथ? शिव सिंह सरोज। उसमें उन्होंने पुष्य या पुण्ड को हिंदी का प्रथम कवि। तो राम ने किसको माना? स्वयं को। और शिव ने किसको माना? पुण्ड को। शिव छोटा सा नाम, पुण्ड छोटा सा नाम, पुष्य या पुण्ड, यानी 7वीं शताब्दी। ठीक है, अब आगे देखेंगे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार यह पुष्य संभवतः हरवंश के प्रसिद्ध कवि पुष्पदंत है, जिनका आविर्भाव 9वीं शताब्दी में हुआ। लो, ये शिव सिंह सेंगर 7वीं शताब्दी के बता रहे हैं। अब उसी में हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि ये पुष्य संभवतः भ्रंश के प्रसिद्ध वही कवि हैं जिसका आविर्भाव कब हुआ? 9वीं शताब्दी में हुआ। जिसका आविर्भाव कब हुआ? 9वीं शताब्दी में। सर्वमान्य धारणा पुष्पदंत का आविर्भाव 972 यानी 10वीं शताब्दी में हुआ। सर्वमान्य यही है। अगर क्वेश्चन में आता है कि पुष्पदंत का आविर्भाव कब हुआ, तो हमें कौन सी शताब्दी बताना है? 10वीं शताब्दी, क्योंकि समय क्या है? 972 ईस्वी। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा? 10वीं शताब्दी। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पुष्पदंत का आविर्भाव कब हुआ, तो 10वीं शताब्दी में हुआ। पुष्पदंत की प्रथम रचनाएं कौन सी हैं? 63 महापुरुष गुणालंकार, अणय कुमार चरित, जसहर चरिऊ। ये इंपॉर्टेंट है। तो पुष्पदंत ने 63 महापुरुष गुणालंकार, इसमें 63 महापुरुषों का वर्णन किया है। और अणय कुमार चरित यानी नय कुमार चरित और जसहर चरिऊ, ये 3 हैं इनके। तो पुष्पदंत के 3 थे, उनके स्वयंभू के, और 3 ही पुष्पदंत के हैं। तो 63 महापुरुष गुणालंकार, अणय कुमार चरित और जसहर चरिऊ। पुष्पदंत के 63 महापुरुष गुणालंकार को ही महापुराण नाम से जाना जाता है। तो महापुराण किसे कहा जाता है? जो 63 महापुरुषों के गुणों को बताया है पुष्पदंत ने, उसी को ही हम क्या कहते हैं? महापुराण। महापुराण में 63 महापुरुषों का जीवन चरित्र लिखा हुआ है। पुष्पदंत ने अपने चरित्र काव्यों में चौपाई, ये भी पूछा जाता है कि पुष्पदंत ने अपने चरित्र काव्यों में किसका प्रयोग किया है? तो चौपाई छंद का। किसका प्रयोग किया है? चौपाई छंद का। पुष्पदंत ने साहित्य की रचना विशुद्ध धार्मिक भाव से की है। बिल्कुल, पुष्पदंत ने साहित्य की रचना कैसे धार्मिक भाव से की है? एकदम बिल्कुल शुद्ध धार्मिक भाव से। अपभ्रंश और अवहट्ठ में चौपाई में 15, ये पूछा जाता है भाई कि चौपाई में कितनी मात्राएं होती हैं, जो कि जो है हिंदी भाषा में चौपाई जिसे कहा जाता है, उसी को अपभ्रंश और अवहट्ठ भाषा में क्या कहा जाता है? चौपाई। लेकिन देखिए, चौपाई बहुत, ये चौपाई, तो इसमें एक ज़्यादा है। कहने का मतलब कि जो हिंदी भाषा में चौपाई, उसमें 16 मात्राएं होती हैं, जबकि चौपाई में अपभ्रंश और अवहट्ठ में कितनी मात्राएं होती हैं? 15 मात्राएं पूछी जाती हैं। इसको हमें याद रखना है। पुष्पदंत को हिंदी का क्या कहा जाता है? भवभूति। और स्वयंभू को क्या कहा जाता था? व्यास। और क्या कहा जाता था? स्वयंभू को व्यास कवि, और क्या? वाल्मीकि। क्या कहा जाता है? अपभ्रंश का व्यास कवि और वाल्मीकि। और पुष्पदंत को क्या कहा जाएगा? भवभूति। शिव सिंह सेगर ने पुष्य कवि को भाखा की जड़ कहा है। जितनी लाइनें हैं इसमें सब बहुत इंपॉर्टेंट है अपभ्रंश की। ठीक है, तो पुष्पदंत ने स्वयं को अभिमान मेरु क्या क्या कहा है? देखिए, शिव सिंह सेगर ने पुष्य को क्या कहा है? भाखा की जड़। बहुत इंपॉर्टेंट है। शिव सिंह ने पुष्य को क्या कहा है? भाखा की जड़। पुष्पदंत ने स्वयं को अभिमान मेरु, काव्य रत्नाकर, कवि कुल तिलक उपाधियों से विभूषित किया है। पुष्पदंत ने स्वयं को अभिमान मेरु, काव्य रत्नाकर, कवि कुल तिलक उपाधियों से विभूषित किया है। हरिसेन ने अपनी धर्म परीक्षा में अपभ्रंश के 3 कवि माने। कौन कौन से? चतुर्भुज, स्वयंभू, पुष्पदंत। हरिसेन ने अपनी धर्म परीक्षा में अपभ्रंश के कितने कवि माने हैं? चतुर्मुख, स्वयंभू, पुष्पदंत। 3 कवियों को इन्होंने दिया है। हरिसेन ने अपनी धर्म परीक्षा में अपभ्रंश के कितने कवि दिए हैं? 3, चतुर्भुज, स्वयंभू और पुष्पदंत को। स्वयंभू ने चतुर्भुज मुख को पद्धड़िया बंद का प्रवर्तक और सर्वश्रेष्ठ कवि माना। स्वयंभू ने चतुर्मुख को, देखिए ये पूछा जाता है कि पद्धड़िया बंद के प्रवर्तक कौन थे? तो कौन है? चतुर्मुख। पद्धड़िया बंद के प्रवर्तक कौन है? तो कौन है? चतुर्मुख। पद्धर यानी 16 मात्रा का मात्रिक छंद है। इस छंद के नाम पर, इस पद्धति पर लिखे जाने वाले काव्यों को पद्धड़िया बंद कहा जाता है।
16 मात्रा का मात्रिक छंद है। इस छंद के नाम पर इस पद्धति पर लिखे जाने वाले को, यानी पद्धरि जो है कितनी मात्रा का मात्रिक छंद है? 16। और इस छंद के नाम पर पद्धति पर जो लिखा गया उसी को ही पद्धड़िया कहा गया। पुष्पदंत मान्यखेट के प्रतापी राजा कर्ण के महात्म भीम के सभा कवि थे। यानी पुष्पदंत कौन थे? ये जो है भीम के सभा कवि थे। और भीम कौन थे? मान्यखेट के राजा कर्ण के महात्म क्या थे? महामात्य यानी मंत्री के भीम के सभा कवि थे। धनपाल वाक्यपति राजमुंज के कवि और रत्न थे, जिन्हें मुंज ने सरस्वती की उपाधि दी। यानी धनपाल वाक्यपति मुंज के सभा कवि थे। यानी मुंज ने धनपाल को कैसी उपाधि दी थी? सरस्वती की। पूछा जाता है धनपाल को वाक्यपति राज मुंज ने, यानी मुंज का पूरा नाम वाक्यपति राज मुंज। अपभ्रंश के तीसरे कवि धनपाल ने 10वीं शती में भविष्यत कहा की रचना की। अपभ्रंश के तीसरे कवि कौन थे? धनपाल ने 10वीं शती में भविष्यत कहा की रचना की। किसकी की? भविष्यत कहा किसकी रचना है? पूछा जाता है धनपाल। और धनपाल किस सदी के तो हैं? तो 10वीं शती के। अपभ्रंश के देखिए पहले कवि तो स्वयंभू हैं, ठीक है, दूसरे कवि पुष्पदंत हैं और तीसरे कवि कौन है? धनपाल। अब धनपाल ने किसकी रचना की? भविष्यत कहा की। कब की? 10वीं शताब्दी में। तो पुष्पदंत और धनपाल 10वीं शताब्दी के हैं, स्वयंभू 8वीं शताब्दी के हैं। इतना याद रखना में। 12वीं शताब्दी में जिनदत्त सूर्य द्वारा रचित ग्रंथ उपदेश रसायन 1114 ईस्वी को जैन रास काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। तो 12वीं शताब्दी में जिनदत्त सूर्य द्वारा जो है लिखित ग्रंथ उपदेश रसायन को जैन रास काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। उपदेश रसायन कब लिखा गया? 1114 ईस्वी में। और ये जैन काव्य परंपरा का क्या है? प्रथम ग्रंथ है। 12वीं शताब्दी में जिनदत्त सूरि ने कब लिखा था इसे? ये उपदेश रसायन, यानी उपदेश रसायन को हम याद कैसे करेंगे? जिनदेत उपदेश, तो जिनदत्त सूरि 1114 ईस्वी में। और शताब्दी कौन सी है? 12वीं। यानी कि जिनदत्त सूरि, धनपाल तीसरे हैं उसकी 10वीं शताब्दी, और जो है जिनदत्त सूरि 12वीं शताब्दी के कवि हैं। और 1114 में इन्होंने उपदेश रसायन रास की रचना की। और जैन रास परंपरा के ये प्रथम कवि हैं। जैन रास परंपरा के ये पहले कवि हैं। उपदेश रसायन अपभ्रंश भाषा का प्रथम रास कब है? यानी कि उपदेश रसायन किस भाषा का है? अपभ्रंश। प्रथम रास काव्य है। कैसा है? प्रथम रास काव्य है। रास काव्य परंपरा का हिंदी में प्रवर्तन करने का श्रेय भरतेश्वर बाहुबली 1184 ईस्वी की रचयिता श्री शालिभद्र सूरि को है। यानी रास काव्य परंपरा का हिंदी में प्रवर्तन करने का श्रेय भरतेश्वर बाहुबली रास 1184, बहुत इंपॉर्टेंट रचना है, की रचयिता शालभद्र सूरि है। यानी कि भरतेश्वर बाहुबली रास की रचयिता कौन है? शालभद्र सूरि। कब लिखा गया? 1184 में। और ये रास काव्य परंपरा के पहले कवि के हिंदी में, यानी हिंदी में इन्होंने लिखा इसको। रास काव्य परंपरा हिंदी में लिखने वाले भरतेश्वर बाहुबली जो है नामक रचना जो है श्री शालभद्र सूरि ने लिखा 1184 में। उपदेश रसायन किस 80 पद्यों का एक नृत्य गीत रासलीला काव्य है। उपदेश रसायन क्या है? 80 पद्यों का एक नृत्य गीत रासलीला काव्य है। अब्दुल रहमान द्वारा लिखित संदेश राशक पहला धर्मेतर, यानी कि धर्म से इतर ग्रंथ है। संदेश राशक में वियोगिनी की बात की गई है ना, संदेश भिजवाती है। तो अब्दुल रहमान द्वारा रचित संदेश राशक पहला धर्म से इतर यानी धर्म से अलग ग्रंथ है। तो पूछा जाता है कि धर्मेतर रास कौन सा है? तो संदेश राशक। किसका लिखा है? अब्दुल रहमान का। देसी भाषा में किसी मुसलमान द्वारा लिखित प्रथम काव्य ग्रंथ कौन सा है? संदेश राशक। देसी भाषा में, यानी संदेश राशक किस भाषा में लिखा गया? देसी भाषा में। किसी मुसलमान द्वारा लिखित प्रथम ग्रंथ है। संदेश राशक एक क्या है? खंड काव्य है। ये भी पूछा जाता है कि संदेश राशक कैसा काव्य है? तो एक खंड काव्य है जिसमें विक्रमपुर की एक वियोगिनी के विरह की कथा वर्णित है।
देखिए, एक वियोगिनी की कथा वर्णित है, कहाँ की है? विक्रमपुर की। विद्वानों ने उनका समय 12वीं शताब्दी का उत्तरार्ध यानी कि 12वीं शताब्दी के बाद 13वीं शताब्दी यानी कि 12वीं शताब्दी समाप्त हो रही थी, 13वीं का आरंभ हो रहा था, तब ये जो है रचना संदेश राशक लिखी गई है। तो यानी विद्वानों ने उसका समय क्या माना है? 12वीं का उत्तरार्ध, 13वीं का आरंभ। मुनि राम सिंह जैन ने सर्वश्रेष्ठ, हाँ, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि मुनि राम सिंह जैन सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी कवि हैं। कैसे हैं? अगर पूछा जाए कि जो है रहस्यवादी कवि कौन है, तो मुनि राम सिंह जैन है। डॉक्टर हीरालाल मुनिराम सिंह का आविर्भाव काल संवत 1050 के लगभग मानते हैं। डॉक्टर हीरालाल और मुनिराम सिंह का आविर्भाव का काल कब मानते हैं? 1057। कब मानते हैं? 1057। मुनिराम सिंह ने पाहुड़ दोहा की रचना की। ये पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। पाहुड़ दोहा की रचना किसने की? तो मुनिराम सिंह ने। अपभ्रंश भाषा में दोहा काव्य का आरंभ 6ठी शताब्दी के कवि जोइंदू से माना जाता है। अब ये पूछा जाता है कि दोहा काव्य किसने चलाया? अपभ्रंश भाषा में दोहा काव्य की रचना किसने की? तो जोइंदू। ये किस शताब्दी के हैं? 6वीं शताब्दी के। किस शताब्दी के हैं? यानी कि ये स्वयंभू के पहले के हैं। जोइंदू ने 2 पुस्तक लिखी, परमात्म प्रकाश और योगसार। जोइंदू ने कितनी पुस्तक लिखी? परमात्म प्रकाश और योगसार। जॉर्ज ग्रियर्सन ने आदिकाल के अंतर्गत 9 कवियों का उल्लेख किया है। कौन से? पुष्य, खुमान सिंह, केदार यानी पुष्य खुम यानी पुखु केकु अच जश एवं जोध यानी पुखु केकु अच, पुख केकु अच और जश एवं जोध। पुख केकु अच यानी कि पुख यानी पुष्य, खुमान खू से खुमान सिंह, के से केदार, कु से कुमार पाल, अनन्यदास, अच अनन्य चंद्र, जश जगनिक शारंगधर एवं जोध यानी कि जोधराज यानी पुख केकु अच जश जोध राज। 9 कवियों को शामिल किया है। मिश्र बंधु ने मिश्र बंधु विनोद के प्रथम संस्करण के आरंभिक काल यानी आरंभिक काल की सीमा बहुत पूछी जाती है। 700 से 1400, 700 से 1444 विक्रमी प्राय। मिश्र बंधु ने क्या सीमा मानी है? 700 से 1444। इसको ये इम्पोर्टेंट है। फिर इनके 19 कवि हैं। पुष्य अपुंड हैं, अज्ञात कवि नंद कवि, मसूद, कुतुब अली, शोइदन, अकरम फैज, चंद, जगनी, केदार, बारदरवेड़ी, जल्लन, भूपति, नरपतिनाल, नल सिंह। इनकी रचना जो है देखिए इम्पोर्टेंट है। नरपतनाल के बीशल देव रासो है, नल सिंह और बिशल लिखा है, बिशल देव रासो, विजयपाल रासो, शारंगधर हम्मीर रासो, मुल्ला दाऊ नूकर चंद की प्रेम कहानी, गोरखनाथ के 40 ग्रंथ। मिश्र बंधुओं ने अपने सिर्फ ये इतना याद कर लीजिए, मिश्र बंधु विनोद ने अपने मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद में कितने लेखों का उल्लेख किया है? 19। मिश्र बंधु विनोद के अगले संस्करण में नाथपंथियों और सिद्धों को सम्मिलित करते हुए इस काल में कवियों की संख्या कितनी बताई है? 75। यानी अगला संस्करण जो मिश्र बंधु का था उसमें उन्होंने नाथों और सिद्धियों को मिलाकर के कितने बताए हैं? 75 बताए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास में आदिकालीन राजाओं को 2 वर्गों में विभक्त किया, अपभ्रंश और देश भाषा यानी बोलचाल की रचनाएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने आदिकालीन रचनाओं को कितने भागों में विभक्त किया? अपभ्रंश और देश भाषा। तो शुक्ल ने निम्नांकित 12 रचनाओं को साहित्य में स्थान दिया। तो अपभ्रंश में कितनी है? 4। हवि की करते हैं, हवि यानी ह से हमीर रासो, बी से विजयपाल रासो, की करते हैं, की से कीर्ति लता, की से कीर्ति पताका। तो हवि की करते हैं, हवि की करते हैं अपभ्रंश। और देश भाषा यानी जो है खुमान रासो, विजयपाल, पृथ्वी की खूबी, जय 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 परम विद्या खुशरू में है। पृथ्वी की खूबी कहाँ है? यानी पृथ्वी की खूबी पृथ्वीराज राजो
खू से खुमान रासो, बी से बीशल देव रासो, जय जय यानी जयप्रकाश, जयवंश चंद्रिका, परमाल और खुसरो की पहले विद्यापति पदावली। तो पृथ्वी की खूबी जय जय परम विद्या खुसरो में है। और हवि की करते हैं, भ्रंश की रचनाएं हैं, और देश भाषा की रचनाएं पृथ्वी की खूबी जय जय परम विद्या खुसरो में है। इसको आपको बहुत अच्छे से याद करना है, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है, परीक्षा में बहुत पूछा जाता है। तो शुक्ल जी ने अपनी रचनाओं को आदिकाल की कितने भागों में बांटा है? 2। अपभ्रंश की रचनाएं, देश भाषा की रचनाएं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल के अंतर्गत 9 कवियों को शामिल किया है। हेमचंद्र गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज जयसिंह और उनके भतीजे कुमारपाल के राज दरबार में रहते थे। हेमचंद्र जिन्होंने शब्दानुशासन लिखा है, तो वो कहाँ रहते थे? वो राजा सिद्धराज जयसिंह और उनके भतीजे कुमारपाल के, ये कहाँ रहते थे? राजा सिद्धराज के यहाँ और उनके भतीजे कुमारपाल के यहाँ। ये हेमचंद्र बहुत इंपॉर्टेंट है। आचार्य के व्याकरण का नाम क्या है? सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन। इनके ये कभी-कभी पूछा जाता है कि हेमचंद्र का जो शब्दानुशासन है क्या है? तो ये क्या है? एक व्याकरण ग्रंथ है। क्या है? शब्दों पर अनुशासन जो है क्या है? व्याकरण ग्रंथ है। शब्दों पर अनुशासन व्याकरण से तो होता है। हेमचंद्र का व्याकरण क्या है? सिद्ध हेम नाम से प्रसिद्ध हुआ। इन्हें शॉर्टकट दे दिया कि हेमचंद्र का व्याकरण किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? सिद्ध हेम। सिद्ध हेम में संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों भाषाओं का मान लीजिए पूछा जाए कि सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन में कितनी भाषाएं लिखी गई हैं? तो 3, संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश। हेमचंद्र प्रसिद्ध जैन आचार्य थे। इनका जन्म 1088 में हुआ। इनका जन्म कब हुआ? ये भी जैन थे। हेमचंद्र कैसे थे? जैन आचार्य थे। इनका जन्म 1088 में हुआ। हेमचंद्र की अन्य पुस्तक कौन-कौन सी है? बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। कुमारपाल का चरित्र इन्होंने लिखा। देखिए उन्हीं के यहाँ रहते थे, तो कुमारपाल का चरित्र लिखा। कौन से कुमारपाल हैं? ये देखिए, सिद्ध राजा जयसिंह के भतीजे थे कुमारपाल, तो उन्हीं के नाम पर उनके यहाँ रहते थे, तो उन्हीं के नाम पर इन्होंने क्या लिखा? कुमारपाल चरित्र। योग शास्त्र लिखा और प्राकृत यानी प्राकृत भाषा में व्याकरण लिखा और छंदों पर अनुशासन लिखा और देसी नाम माला कोश और देसी नाम माला कोश लिखा, यानी कि ग्रंथ लिखा। तो इनके 4 हैं: कुमारपाल चरित, योग शास्त्र, प्राकृत का व्याकरण लिखा, छंदों पर अनुशासन लिखा और देशी नाममाला कोश लिखा। हेमचंद्र को प्राकृत हेमचंद्र को हेमचंद्र को प्राकृत का पाणिनि कहा। देखिए पूछा जाता है हेमचंद्र को प्राकृत का पाणिनि कहा जाता है। अपने व्याकरण के उदाहरण के लिए हेमचंद्र ने भट्ठी के समान एक द्वय आश्रय काव्य की भी रचना की। क्या की? भट्ठी के समान, यानी कि इन्हें द्वय आश्रय काव्य की भी रचना की। यानी इनकी रचनाओं को क्या कहा जाता है? भट्ठी के समान। और पूछा जाता है प्राकृत का पाणिनि किसे कहा जाता है? तो हेमचंद्र को। प्राकृत का पाणिनि किसे कहा जाता है? हेमचंद्र को। और भट्ठी के समान इन्होंने द्वय आश्रय काव्य की रचना। सोमप्रभ सूरी गुजरात के एक प्रसिद्ध जैन साधु थे जिनका आविर्भाव 1252 विक्रम संवत से माना जाता है। सोमप्रभ सूरी ने कुमारपाल प्रतिबोध 1241 नाम की एक गद्य पद्य यानी कि चंपू रचना की। संस्कृत प्राकृत काव्य लिखा। सोमप्रभ सूरी की है कुमारपाल प्रतिबोध। देखिए 2 कन्फ्यूजन होता है, एक कुमारपाल चरित्र तो हेमचंद्र का है, जिसमें चरित्र है वो हेमचंद्र का है, और जिसमें प्रतिबोध है वो सोमप्रभ सूरी का है। किसका है? सोमप्रभ सूरी का है। तो 1241 किसमें लिखा गया? 1241 संस्कृत प्राकृत काव्य लिखा गया। किसमें लिखा गया? संस्कृत प्राकृत में। जैनाचार्य मेरुतुंग ने संबोध 1361 में प्रबंध चिंतामणि देखिए प्रबंध चिंतामणि किसका है? जैनाचार्य मेरुतुंग का। 1361 में लिखा गया एक ग्रंथ की रचना संस्कृत भाषा में है। प्रबंध चिंतामणि किस भाषा में है? संस्कृत। किसने लिखा? जैनाचार्य मेरुतुंग ने। प्रबंध चिंतामणि में कुछ दोहे मालवा नरेश राजा भोज के चाचा मुंज के। कहा जाता है कि जो प्रबंध चिंतामणि मेरुतुंग ने लिखा है, देखिए तुंग में कुछ मुंज के, मुंज थे कौन? वो भोज के राजा भोज के क्या थे? चाचा थे। तो जैन आचार्य मेरुतुंग ने 1361 में प्रबंध चिंतामणि नामक एक ग्रंथ लिखा जो कि संस्कृत भाषा में है। प्रबंध चिंतामणि में
कुछ दोहे मालवा के राजा भोजराज मुंज के थे। प्रबंध चिंतामणि में दोहा विद्या से विवाद करने वाले दो चारणों की कथा आई है, इसलिए अपभ्रंश काव्य को दोहा विद्या भी कहा जाने लगा। यानी दोहा विद्या पर दो चारण लोग, चारणी जो चारण गाते थे, जो उनके यहाँ मतलब गा गा करके जैसे सुनाते थे और उसी से उनका सब चलता था। तो जो है जैसे राजा भर्तृहरि के ये सब ऐसे गाया करते थे। तो उनसे अपभ्रंश दोहा विद्या, अपभ्रंश काव्य को दोहा विद्या भी कहा जाने, क्योंकि दोहा विद्या पर प्रबंध चिंतामणि में इन्होंने बताया है कि दो चारणों की कथा आई है कि वो दोहा विद्या पर उन्होंने विवाद किया है, इसलिए अपभ्रंश काव्य का दूसरा नाम क्या दे दिया गया, दोहा विद्या। अपभ्रंश से पूर्व दोहा का प्रयोग नहीं होता था। लक्ष्मीधर इम्पॉर्टेंट है, 14वीं शताब्दी के अंत में प्राकृत पैंगलम नामक एक ग्रंथ का संग्रह किया। लक्ष्मीधर ने 10वीं शताब्दी के अंत में क्या किया, प्राकृत पैंगलम नामक एक ग्रंथ का संग्रह किया। प्राकृत पैंगलम में कौन है, विद्या, शारंग, जज्जल, बब्बर आदि कवियों की रचनाओं को संकलित किया गया है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। पहली बात ये पूछा जाएगा प्राकृत पैंगलम रचना किसकी है, तो लक्ष्मीधर की है। कब लिखी गई, 14वीं शताब्दी में लिखी गई। और प्राकृत पैंगलम में कौन कौन है, विद्या, शारंग, जज्जल, बब्बर। कौन है, विष जब, विष जब प्राकृत हो गया, विष जब क्या हो गया, प्राकृत हो गया, विष जब क्या हो गया, प्राकृत हो गया। तो विष विद्याधर, शारंगधर, जज्जल, बब्बर। प्राकृत पैंगलम में प्राकृत और अपभ्रंश दोनों की विवेचना की गई है। यानी प्राकृत पैंगलम में जो है दो छंद दिए गए, कौन कौन से, प्राकृत और अपभ्रंश। प्राकृत पैंगलम को प्राकृत पिंगल सूत्र भी कहा जाता है। प्राकृत पैंगलम को क्या कहा जाता है, प्राकृत पिंगल सूत्र भी कहा जाता है। प्राकृत पैंगलम की टीका वंशीधर नामक किसी विद्वान ने लिखी है। अब पूछा जाएगा अगर प्राकृत पैंगलम, तो प्राकृत पैंगलम जो है ग्रंथ की को संग्रह किसने किया, लक्ष्मीधर ने। प्राकृत पैंगलम ग्रंथ को संग्रह किसने किया, लक्ष्मीधर ने। और कवि कितने कवियों की रचना है, विद्याधर, सारंगधर, बब्बर, जज्जल की। दोहा छंद कितने, प्राकृत और अपभ्रंश दो भाषा में। और प्राकृत पैंगलम को प्राकृत पिंगल सूत्र भी कहा जाता है। प्राकृत पैंगलम की टीका किसने लिखी, मान लीजिए टीका पूछा, अगर संग्रहकर्ता पूछा जाएगा तो जो है कौन है, लक्ष्मीधर। अगर टीका पूछा जाएगा तो प्राकृत पैंगलम के टीकाधर हैं बंशीधर। सारंगधर एक अच्छे कवि और सूत्रकार थे। सारंगधर ने सारंगधर पद्धति के नाम से एक सुभाषित संग्रह बनाया। सारंगधर पद्धति में बहुत से शाबर मंत्र हैं और चित्र काव्य भी दिया गया। आचार्य शुक्ल ने प्राकृत पैंगलम के कुछ छंद के आधार पर हम्मीर रासो ग्रंथ के अस्तित्व की कल्पना की है कि जिसका रचना सारंगधर है। देखिए ये कह रहे हैं शुक्ल जी कि जो प्राकृत पैंगलम ग्रंथ है, प्राकृत पैंगलम में कुछ हम्मीर रासों के ग्रंथ हैं, तो इसलिए कहते हैं कि उस कल्पना पर उन्होंने हम्मीर रासों को सारंगधर का बताया है, क्योंकि जो है सारंगधर जो प्राकृत पैंगलम जो है में सारंगधर के कुछ छंद है, इसीलिए इन्होंने कहा ये प्राकृत पैंगलम सारंगधर की रचना है। राहुल सांकृत्यायन ने जज्जल नामक किसी कवि को इसकी रचना घोषित की। राहुल सांकृत्यायन ने कहा कि ये रचना जो है ये जज्जल की रचना है। प्राकृत पैंगलम इन्होंने कहा ये जज्जल की रचना है। कौन मानते हैं, राहुल सांकृत्यायन मानते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है कि हम्मीर शब्द अमीर का विकृत रूप है। हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं जो हम्मीर शब्द है ना, ये कोई आदमी नहीं है, ये अमीर शब्द का विकृत रूप है। ये किसी पात्र का ना होकर एक विशेषण है, यानी कि एक विशेषता है हम्मीर। हम्मीर जो है अमीर को हम्मीर कर दिया गया है, हजारी प्रसाद का कहना। ये विशेषता है, कोई नाम वाम नहीं है। शिव सिंह सेगर कहते हैं कि चंद की औलाद ने सारंगधर कवि हुए थे। शिव सिंह सेगर कहते हैं कि जो ये सारंगधर है ना, ये चंद के औलादों में से एक थे, क्योंकि चंद के शायद 14 पुत्र थे कि 10 पुत्र थे, ऐसे कुछ थे, 12 पुत्र थे शायद, तो कुछ ऐसे थे। तो वो कह रहे हैं कि उसमें सारंगधर है। शिव सिंह सेगर मतलब चंद के औलादों में है, चंद यानी कि चंद बरदाई के औलाद में सारंगधर हैं। उनके शायद हमें लगता है 10 या 14 थे, जिन्होंने हम्मीर गैरा और हम्मीर काव्य भाषा में बनाया था। सारंगधर कृत सारंगधर पद्धति संस्कृत भाषा में लिखा गया एक पद्य कोश है, किंतु बीच बीच में देश भाषा के वाक्य आते हैं।
श्री मल्लदेव राजा की प्रशंसा में शारंगधर पद्धति में श्रीकंठ पंडित का संग्रहित एक श्लोक है। नूनम बादलम छाई खेह पसरी निःश्राण शब्दाकरा शत्रुम पाणि लुटाली तोड़म हशिनोयोम भड़न्त्युद्भट्टाः झूठे गर्भरा मगाली शहशोरे कंत मेरे कहे कंठे पाग निवेश जा शरणम श्री मल्लदेवम विभुम। डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुमान व्यक्त किया है कि शारंगधर कुंडलिया छंद के प्रथम प्रयोक्ता हैं। ये पूछा जाता है कि कुंडलिया छंद के प्रथम प्रयोक्ता कौन है, तो शारंगधर हैं। और किसने माना है, तो इसे बच्चन सिंह ने माना है। तो आज यहीं तक, उसके बाद हम कल जो है इसके आगे लेकर हाजिर होंगे। तो धन्यवाद।